हेलो दोस्त, वर्चुअस चैनल में आपका स्वागत है। एलआईसी असिस्टेंट के नोटिफिकेशन की अच्छी खासी रूमर्स है और रूमर क्या, अपने ये मान के चलें कि शायद ऑलमोस्ट श्योर ही है किसी भी मोमेंट आपको एलआईसी असिस्टेंट का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो आज उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे कि 2019 में क्या था। जो लास्ट नोटिफिकेशन था वो 2019 में था। 2019 के नोटिफिकेशन में जो आप यहाँ आईबीपीएस क्लर्क या एसबीआई क्लर्क या एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ की एग्जाम्स में जो देखते हैं उनमें क्या चेंज था। कुछ चेंजेस बहुत बड़े थे जिनका आपने आगे डिस्कस करें। तो सबसे पहले अगर देखें कि जो नोटिफिकेशन आया और लेस से बड़े चेंजेस नहीं होते हैं, तो वही अगर अपने मान के चलें तो जो एज लिमिट थी 18 से 30 थी, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30 ईयर्स एज जो थी। तो जो बच्चे जैसे क्लर्क के लिए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्लर्क में 28 प्लस हो चुके और वो क्लर्क का इस एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। प्रिपरेशन ऑलरेडी वही है, पेपर वही है, कुछ भी चेंज नहीं है। तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके ये एग्जाम आने वाला है, क्योंकि इसमें 30 ईयर्स मैक्सिमम रिलैक्सेशन जो थे एससी मैक्सिमम एज में एससी एसटी के लिए 5 साल का था, ओबीसी के लिए 3, मतलब वो 35 और 33। और जो डिसेबल कैंडिडेट है उनके लिए 10 ईयर्स, मतलब उनके लिए 40 ईयर्स हो गया। और अगर डिसेबल कैंडिडेट हो और वो भी एससी एसटी का हो तो उसके लिए 15 ईयर्स, और ओबीसी का अगर वो है तो 13 ईयर। मतलब डिसेबल कैंडिडेट अगर अनरिजर्व है तो उसमें 10 ईयर्स एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन है, तो 30 की बजाय 40 साल हो गए। अगर एससी एसटी का तो उसको 15 साल का है और ओबीसी को 13 साल है। एक्स सर्विसमैन के लिए क्या है कि जितना पीरियड ऑफ सर्विस है प्लस 3 ईयर्स और मैक्सिमम 45 ईयर्स तक आप एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। दूसरा, अगर कोई एक्स सर्विसमैन है और डिसेबल भी है, अगर वो ओबीसी का है तो मैक्सिमम 48 और एससी एसटी है तो मैक्सिमम 50 ईयर्स तक के वो एप्लीकेबल है, या वो एग्जाम में बैठ पाएंगे, अपीयर हो पाएंगे। और एलआईसी एम्प्लॉइज के लिए फर्दर 5 ईयर्स। फिर वो जिस भी कैटेगरी में आ रहे, भाई एलआईसी का कोई एम्प्लॉई है और वो जिस भी कैटेगरी में आ रहा है, वो डिसेबल है, फिट है, किसी ओबीसी कैटेगरी से है, एससी एसटी से है, अनरिजर्व है, तो उसमें एडिशनल फर्दर 5 ईयर्स का एक एज रिलैक्सेशन था। अब अगर अपने क्वालिफिकेशन की चर्चा करें तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, कोई भी उसमें कोई भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी हो, बट उसमें परसेंटेज का कोई जिक्र नहीं है। आप भले 3rd डिवीजन से या 1st डिवीजन से, आप ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है, लेकिन अगर कोई दो बच्चों के मार्क्स इक्वल हो गए, दो बच्चों के अगर मार्क्स इक्वल हो गए, तो उसमें फिर ये उनमें ये जरूर देखते हैं कि उनमें किसी के पास से कोई पोस्ट ग्रेजुएशन है क्या, जिसके पास से क्वालिफिकेशन मोर है, पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कुछ है, तो वो पहले सेलेक्ट हो जाएगा। और कुछ भी नहीं है, सभी कुछ सेम है, तो एज का क्राइटेरिया रहता है, बड़ी एज वाले को पहले सेलेक्ट करते हैं। साथ ही अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो वो हायर सेकेंडरी मतलब 12th पास को भी पॉसिबिलिटी मिलेगी, लेकिन उसने अगर 10 साल सर्विस मिनिमम की हो। तो अगर आपने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में मोर देन 10 ईयर्स या 10 ईयर्स की सर्विस कर रखी है और आप 12th पास भी है, तब भी आपको मौका मिलेगा। और अगर किसी ने 15 ईयर सर्विस की है तो वो मैट्रिक होगा, तब भी उसको मौका मिलेगा। और कोई नॉन मैट्रिक भी है एक्स सर्विसमैन और उसने 15 या 15 से ज्यादा सालों की सर्विस भी की है और कोई सर्टिफिकेट कोर्स या करस्पॉन्डेंस कोर्स ड्यूरिंग एयरफोर्स, आर्मी या नेवी में उसने किया है, तो वो नॉन मैट्रिक को भी इस एग्जाम के लिए अप्लीकेबल होगा। तो एक्स सर्विसमैन के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, इसमें कोई डाउट नहीं। तो ये था आपका पहला था एज का, दूसरा था क्वालिफिकेशन का। बाकी सभी वो इंडियन होना चाहिए और होना चाहिए, वो तो नॉर्मल होते हैं, तो उनमें कोई खास ऐसी चीज नहीं। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या, इसमें दो वही है, एक प्री का एग्जाम है जो सभी जोन्स के लिए कॉमन है भी। इसमें एलआईसी में अगर आप देखो तो 8 जोन्स हैं, उन सभी जोन्स की प्री की एग्जाम कॉमन होगी, लेकिन मेंस कॉमन नहीं है। ये बड़ा डिफरेंस है। बड़ा डिफरेंस इसमें क्या है आपके बैंकिंग सेक्टर की एग्जाम से, कि इसमें
जो टोटल 8 जोन्स हैं उन सब में प्री तो सेम है, बट मेंस में फर्क है और बड़ा फर्क है, वो आगे देखेंगे। तो प्री में क्या है, वही आपका आइदर इंग्लिश और हिंदी दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। उसके 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, 20 मिनट्स। मीडियम उसका इंग्लिश होगी तो ऑब्वियसली इंग्लिश है, हिंदी होगी तो हिंदी है। और इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए 12 मार्क्स हैं, और जो कैटेगरी के हैं वो भले ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, उनके लिए क्या है, 11 मार्क्स है। ठीक है। दूसरा, लेकिन ये स्टार इसके लिए है कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, इंग्लिश या हिंदी। इसके मार्क्स एड आपके सिलेक्शन में नहीं होंगे। प्री से जो बच्चे मेंस के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे उसमें इसके मार्क्स जुड़ेंगे नहीं, लेकिन आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है। मार्क्स जुड़ेंगे सिर्फ न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी की। ये दोनों ही 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 मार्क्स होंगे, और 20 मिनट इनको टाइम दिया जाएगा। और मीडियम जो आपने चूज किया है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम इसमें आपके लिए अवेलेबल हो। ठीक है। यहां भी क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। अनरिजर्व के लिए 14 मार्क्स दोनों में, और जो कैटेगरी वाले हैं उनके लिए 13 मार्क्स इसमें आपको लाने पड़ेंगे। तो जो मेरिट बनेगी, प्री की जो मेरिट बनेगी वो आउट ऑफ 70 बनेगी। जो भी मार्क्स आपको जो शॉर्ट लिस्ट होने के लिए चाहिए वो आउट ऑफ 70। जो हिंदी या इंग्लिश जो आपने सब्जेक्ट लिया है वो क्वालिफाइंग इन नेचर, और उसमें आपको अगर आप किसी कैटेगरी से हैं तो 11 मार्क्स मिनिमम आपको लाने, और अगर आप जनरल हैं तो आपको 12 मार्क्स लाने। अब मेंस एग्जाम, मेंस में फर्क है। मेंस में आप देखिए, अगर आपके जोन ईस्टर्न जोन है, साउदर्न जोन है, साउदर्न सेंट्रल जोन। अब ईस्टर्न जोन में कौन कौन से स्टेट है? ईस्टर्न जोन में आपके वेस्ट बंगाल हो गया, आसाम हो गया, और पूरा नॉर्थ ईस्ट हो गया। नॉर्थ ईस्ट पूरा जैसे आपका सिक्किम भी इसी में आ गया, आपका मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आसाम, वेस्ट बंगाल, ये सभी किस में आ गए? अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार भी इसी में आएगा। ये सब आ गए इसमें ईस्टर्न जोन। फिर आए आपका साउदर्न सेंट्रल और साउदर्न जोन। तो साउदर्न जोन में कौन से आए आपके जो बिल्कुल साउथ मोस्ट है? तमिलनाडु एंड केरला। तमिलनाडु एंड केरला ये किस में हुए? तमिलनाडु एंड केरला ये आपके आगे साउदर्न जोन में। और साउदर्न सेंट्रल जोन है, इसमें आपके आंध्र प्रदेश आ गए, देन तेलंगाना आ गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। ठीक है। तो एक तरह से पुराना जो आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, और फिर आप साउथ में जैसे आप गए तो तमिलनाडु, केरला, ये सब किस में आ गए आपके? और कोई स्टेट साउथ और साउथ वेस्ट का बचा तो नहीं ना भाई? अगर मैं साउदर्न सेंट्रल, तेलंगाना, कर्नाटका हो गया, वो केरला और तमिलनाडु हो गया। ठीक है। और ईस्टर्न में आपके वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट जो भी है, अंडमान निकोबार भी इसके साथ है। तो इनमें क्या होगा? इनमें 4 पेपर हैं आपके। जो जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस का पेपर है उसमें 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 मार्क्स के होंगे, और 35 मिनट होंगी, और मीडियम इंग्लिश या हिंदी जो भी आप ले पाएंगे। इसके क्वालिफाइंग मार्क्स 18 और 20, 18 फॉर कैटेगरी और 24 फॉर अनरिजर्व्ड। अनरिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस इन दोनों के लिए एक ही रहती है। दूसरा, न्यूमेरिक एबिलिटी में आपका 50 मार्क्स है, 50 क्वेश्चन है, 40 मिनट का टाइम है, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम, इसमें भी 18 और 20 का। दूसरा, अगर आप इसमें देखें रीजनिंग एंड कंप्यूटर, इसमें आपके 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, और 40 मिनट्स का टाइम, इंग्लिश हिंदी दोनों, 18 और 20। ये शायद मुझे 18 और 20 से यहाँ हो सकता है 19 और 22 हो, कुछ मुझे इसमें डाउट हो रहा है। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन, 40 ही मार्क्स, 35 मिनट, ये तो इंग्लिश में ही होगी, और 14 और 16 इसके कट ऑफ जो क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर कैटेगरी एंड जर्नल। तो ये जो है ये आपके क्या हुआ, इसमें 4 पेपर, मतलब कुल मिला के अगर आप देखोगे तो 40, 40, 80, 70, 150,
2 घंटे 30 मिनट, 2.5 घंटे का तो ये टाइम 2.5 आवर्स का टाइम है, और 200 मार्क्स, 200 मार्क्स, ठीक है, और 200 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स और 2.5 आवर टाइम। अब अगर जो बैलेंस जो रहा, अगर आप देखें इसमें मेंस का, ये पहले रह गया था, तो इसमें अगर आप नॉर्दर्न जोन, वेस्टर्न जोन, नॉर्दर्न सेंट्रल जोन, सेंट्रल जोन, ईस्टर्न सेंट्रल जोन, इनकी ये पोजीशन है। इनमें सभी में क्या होगा, 5 पेपर हो जाएंगे। इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों आपके लिए कंपलसरी। इनमें इंग्लिश और हिंदी जो एक बड़ा फर्क है वो ये है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों कंपलसरी हैं, और सभी पेपर 40-40 क्वेश्चन, 40-40 मार्क, 5 पेपर, 30-30 मिनट्स, इंग्लिश और हिंदी दोनों उसमें आपके लिए मीडियम, इंग्लिश के लिए तो ओबियस इंग्लिश होगा, हिंदी के लिए हिंदी होगा, और 14 और 16 आपके कट ऑफ, मतलब जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए 16 और कैटेगरी के लिए 14, मतलब कैटेगरी इन द सेंस ओबीसी, एससी, एसटी सभी के लिए 14 और इसके लिए 16, पीडब्ल्यूडी के लिए भी है। यहाँ देखिए जनरल अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल रीजनिंग एबिलिटी प्लस कंप्यूटर, इंग्लिश एंड हिंदी सभी का इक्वल वेटेज। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं और सर्टेन लेवल की इंग्लिश की प्रिपरेशन भी उन्होंने ड्यू टू बैंकिंग सेक्टर एग्जाम्स कर रखी है, उनके लिए बहुत बड़ा एज रहने वाला है, उनके लिए बहुत बड़ा एज रहने वाला है, क्योंकि इंग्लिश का अलग पेपर है और हिंदी का भी अलग पेपर है, और उसका वेटेज भी इक्वल है। तो ये कौन सा वे, जैसे नॉर्दर्न जोन आपका जोन वाइज जैसे आप देखोगे तो नॉर्दर्न जोन में आपके कौन से वे ऊपर से शुरू हो जाओ, जम्मू जे के जो ओल्ड था आपका, जिसमें जम्मू कश्मीर लद्दाख सब आ गए, देन पंजाब भी आ गया इसमें, हिमाचल भी आ गया इसमें, राजस्थान भी आ गया इसमें, चंडीगढ़ भी इसमें आ गया। अगर आप और मैं नॉर्थ जोन में अगर मैं देखूं, जे के, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ठीक है। दूसरा अगर आप वेस्टर्न जोन देखो तो वेस्टर्न जोन जो है, तो वेस्टर्न जोन में क्या आया भाई, इसमें महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा, वेस्टर्न में महाराष्ट्र आ गए, देन गुजरात आ गए, और देन गोवा आ गए। फिर आपका नॉर्दर्न सेंट्रल, नॉर्दर्न सेंट्रल आई थिंक यूपी पुरानी उसमें होनी चाहिए, नॉर्दर्न सेंट्रल यूपी सिर्फ, और यूपी पुरानी, यूपी एंड उत्तराखंड, ये आपके नॉर्दर्न सेंट्रल है। फिर आपका सेंट्रल है जिसमें पुरानी एमपी, मतलब एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और एमपी और छत्तीसगढ़ सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेट, मतलब पुराना एमपी सेंट्रल जोन है और पुराना यूपी नॉर्दर्न सेंट्रल। ईस्टर्न सेंट्रल जोन, ईस्टर्न सेंट्रल जोन में आपका पुराना बिहार रह गया, मतलब जिसमें बिहार भी हो गया, आपका झारखंड भी हो गया, और एक इसमें आपके उड़ीसा भी, बिहार, झारखंड एंड उड़ीसा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके स्टेट्स इसमें बंटे हुए हैं। जो दिल्ली है वो भी आई थिंक जो आपका नॉर्दर्न जोन है इसी में दिल्ली भी है, ठीक। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, हिमाचल, पंजाब, जे बड़ा स्टेट है। और फिर ये जो इसमें ये जो जोन्स हैं, तो इनमें एग्जाम में क्या होगा आपके, इसमें आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों पेपर कंपलसरी रहेंगे, बाकी पेपर वही, ठीक है। अब अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो इसमें एक बड़ा चेंज ये है कि टोटल 113 डिविजन हैं। ये जो 8 जोन है, इसमें किसी में, जैसे मैं नॉर्दर्न जोन का ही मुझे ध्यान आ रहा है कि इसमें 17 डिविजन, सबसे कम शायद सेंट्रल जोन में आई थिंक एक में 8 ही हैं, जो सेंट्रल जोन आपका एमपी वाला, इसमें 80 डिविजन है, और सबसे बड़ा साइज 17 डिवीजन का नॉर्दर्न जोन। इनमें अलग अलग करके आपके कुछ डिवीजन हैं, किसी में 10 हैं, किसी में 12 हैं, किसी में 14 है, टोटल 113 डिवीजन है। और डिवीजन वाइज नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन आपका डिवीजन वाइज आएगा, और डिवीजन वाइज ही वैकेंसीज आएंगी, वैकेंसीज भी आपकी डिवीजन वाइज आएंगी, और रिजल्ट भी आपका डिवीजन वाइज आएगा। जो कट ऑफ रहेगी वो भी आपकी डिवीजन वाइज कट ऑफ रहेगी, डिवीजन वाइज कट ऑफ, ठीक है। ये बड़ा फर्क है इसमें। जैसे और पेपर का जो पैटर्न है वो जोन वाइज 2 पार्ट में बंटा है, मतलब जो आपके 3 जोन, जो एक तो वेस्टर्न जोन, ईस्टर्न जोन और साउदर्न एंड साउदर्न सेंट्रल, जो 3 जोन है उनका पेपर अलग रहेगा, और रिमेनिंग रेस्ट इंडिया का अलग रहेगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा। नोटिफिकेशन आपका
डिवीजन वाइज, वैकेंसीज डिवीजन वाइज, रिजल्ट और कट ऑफ सब डिवीजन वाइज आएगा। अब इसके अंदर जो बच्चा जैसे प्री का, जैसे आपने प्री जो सेलेक्ट हुए जितनी भी वैकेंसीज हैं, जैसे पिछली बार 8000 के आसपास थी, तो उसके मेक्स से 20 टाइम, मैक्सिमम 20 टाइम से वो 20 और लेस, मतलब ज्यादातर 20 टाइम्स वो आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे मेंस के लिए, ठीक है। और मेंस में फिर आपको जितनी वैकेंसीज है डिवीजन वाइज, उससे 20% मोर वो सेलेक्ट करेंगे आपको फाइनल के लिए। फिर एक वेटिंग लिस्ट आएगी, और वेटिंग लिस्ट में जैसे जैसे बच्चे कोई ज्वाइन नहीं करेंगे तो वो फिल करेंगे, तो 20% मोर, जितनी भी वैकेंसी, मान लो किसी डिवीजन में अगर 100 वैकेंसीज हैं तो 120 बच्चों को मेंस में पास किया जाएगा। जो बच्चा मेंस में पास हो गया, उसके बाद जिस आपकी डिवीजन, जिस डिवीजन से फिल किया था, मान लो आपने अजमेर डिवीजन से फिल किया, तो अजमेर आ रही है राजस्थान में। राजस्थान की जो लैंग्वेज जो है, मान लो हिंदी यहाँ की लैंग्वेज, ठीक है। तो हिंदी लैंग्वेज है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि या तो आप 10th या 12th में किसी में भी कोई पेपर एक हिंदी का रहा हो, वो शो कीजिए, उसकी सर्टिफिकेट, मार्कशीट जो भी आपके पास है, तो आपको कोई टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज एक लैंग्वेज टेस्ट आपको देना पड़ेगा, क्योंकि जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज है उस स्टेट की, वो आपके लिए मैंडेटरी है कि वो आपको आनी चाहिए। तो आनी चाहिए का मतलब ये है कि या तो 10th और 12th के मार्कशीट में वो शो हो रही हो सर्टिफिकेट, या फिर आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा जिसमें 25 मार्क्स का वो टेस्ट होगा, और उसके क्वालिफाइंग मार्क्स भी 10 और 9, 10 होंगे अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए, और 9 होंगे कैटेगरी के लिए, ठीक है। 25 मार्क्स का ये टेस्ट है। आई थिंक इसके लिए आधा घंटे का टाइम आपको दिया जाता है, ठीक है। और तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, जब भी आप जिस भी डिवीजन से करें, जो वो डिवीजन जिस स्टेट में आ रहा है उस स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी ऑलरेडी 10th या 12th में कहीं रही हुई है तो वेल है, अदरवाइज आपके ये प्रॉब्लम आ सकती है। और एक ही डिवीजन के लिए अप्लाई करना है। अप्लाई किसके लिए करना है? एक ही डिवीजन के लिए करना है। अगर आपने मल्टी डिवीजन के लिए अप्लाई किया तो आपका लास्ट का जो आपका एप्लीकेशन है, मतलब सबसे बाद में आपने किस डिवीजन के लिए कहा किया, वो आपका कंसीडर हो जाएगा, बाकी आपके ये रिजेक्ट हो जाएगा। एक और मैं बताऊं, जैसे आप सेलेक्ट हो गए, सेलेक्ट होने के बाद में आपका क्या सेलेक्ट होने के बाद में इसमें 6 मंथ्स का प्रोबेशन है, 6 मंथ प्रोबेशन है। प्रोबेशन पीरियड जो है 6 मंथ है इसमें, और ये ज्यादा से ज्यादा 1 ईयर तक वो एक्सटेंड कर सकते हैं, 1 ईयर मैक्स से वो एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। जो प्रोफाइल का अगर अपने देखें तो बैंक क्लर्क से काफी ज्यादा और काफी रिलैक्स, 40 से 45 हजार रुपए के आसपास इसको बिगनिंग की सैलरी है। अभी कोशिश करेंगे 2-4 दिन में कोई सैलरी स्लिप किसी की मिल जाए तो अपने, काफी बच्चे पिछली बार सेलेक्ट हुए थे, काफी मतलब बड़े लेवल पे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं अपने चैनल के जो रेगुलर फॉलोअर्स थे उनमें से, तो उनमें से किसी से कोई एक लेके और ये भी आपसे कर देंगे। लेकिन इसमें सोचने की जरूरत नहीं, डेफिनेटली बैंक से बेटर जॉब है, बहुत ही रिलैक्स जॉब है, 5 डे जॉब है, कोई ऐसे टारगेट आपके पास नहीं है, तो अच्छा जॉब है, इसमें कोई डाउट नहीं। और जो बैंकिंग सेक्टर वालों के लिए एक और मैं बता दूं कि जैसे 2019 में जो पेपर आया था प्री और मेंस का, तो प्री और मेंस दोनों ही मतलब क्लर्क से डाउन, क्लर्क से जो पेपर जो था वो क्लर्क से इजियर साइड था, मेंस भी और प्री भी दोनों ही क्लर्क से इजियर साइड थे। कट ऑफ जो थी वो आपके डिवीजन वाइज थी। तो जनरल की अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो आउट ऑफ 200 130 तक भी थी, किसी जगह ये 105 तक भी थी, कहीं 120 थी, 125 थी, ऐसी थी। तो ऐसा नहीं था कि आप क्रैक नहीं, जिन बच्चों की बैंकिंग सेक्टर की अच्छी प्रिपरेशन है उनके लिए कोई बहुत बड़ा इशू ये एग्जाम नहीं है, उनको जरूर देना चाहिए, और जैसे ही आए इस पे टूट पड़ना चाहिए। वैकेंसीज भी अच्छी खासी आनी चाहिए, और आई थिंक इसमें कोई इंपॉर्टेंट ऐसी चीज नहीं बची होगी। जैसे लास्ट ईयर का देखें, टाइम ठीक मिलेगा आपको। लास्ट ईयर का अगर मैं देखूं जो 2019 में आया था, तो मिड सितंबर में आई थिंक 10 सितंबर के आसपास से नोटिफिकेशन देखने को मिला,
और उसके बाद अक्टूबर 20 अक्टूबर या 22 अक्टूबर को एग्जाम प्री थी, और ये एंड ऑफ दिसंबर, कहीं एंड ऑफ दिसंबर जो थी ये कोई मेंस थी, कुछ ऐसा मुझे ध्यान आ रहा है। तो आपके पास ठीक ठाक टाइम रहता है प्रिपरेशन का, क्योंकि प्रिपरेशन में बहुत इनपुट डालने की जरूरत है आपको इसमें नहीं रहती है। अब इसमें और मैं अगर देखूं तो लास्ट ईयर की कुछ चीजें मैंने नोट की थी। हाँ, नेगेटिव मार्किंग 1/4 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग 1/4 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग थी। और इसमें कुछ था क्या ऐसा, और आई थिंक ऐसा कुछ भी इसमें स्पेसिफिक नहीं था। तो ये था आज का सेशन किस चीज को लेके, आपके LIC असिस्टेंट का जो अपकमिंग नोटिफिकेशन है उसको लेके। तो आई थिंक सभी चीजें इसमें आ गई होगी, बाकी वीडियो पे आपके दिमाग में कुछ भी है वो इसमें डाल दीजिए। जो नेगेटिव मार्किंग का है, पिछला जो नोटिफिकेशन आया था उसमें मेंस के नीचे इसका क्लियर कट था कि 1/4 नेगेटिव होगा, प्री के नीचे कुछ लिखा हुआ नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि 1/4 शायद नेगेटिव इसमें था। तो चलिए अभी आज के सेशन में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव ए नाइस डे।